अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल कुछ इस तरह है कि लाइट ऑन कश्मीर वैली। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके। और देखते हैं कि मतलब कश्मीर की वैली में डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया और इसके मतलब लाइटिंग वगैरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको। और देखते हैं वीडियो कैसी है। तो वीडियो स्टार्ट। 3000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़, 1150 ट्रांसमिशन टावर्स, 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे स्टील एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, एक हेलीक्रेन, 45 करोड़ डॉलर्स और 36 महीनों की एक टाइट डेडलाइन। इंसान और मशीनों को अपनी पूरी ताकत जुटाकर सामना करना है हवा, बर्फ, तूफान और घाटियों का, और पहुंचानी है हिमालय में बहुत ऊंचाई पर बसे गांव तक बिजली। ये है अल्टीमेट जॉइंट वेंचर, इंसान, मशीन और पहाड़ों के बीच। ये है किरण उम्मीद और रोशनी की। ये है कॉरिडोर टू कश्मीर। इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ये घिरी है शानदार पीर पंजाल पहाड़ों से। ये खड़ी चढ़ाइयां किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी रुकावट हैं। लेकिन अब डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की एक टीम ने इस चुनौती का सामना करके 415 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर कश्मीर तक बिजली पहुंचाने का फैसला किया है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख कश्मीरियों को ब्लैकआउट झेलना पड़ता है। सर्दियों में टेम्परेचर -13 डिग्री से भी नीचे गिरकर जीना मुश्किल बना देता है। फिलहाल पुराना ट्रांसमिशन कॉरिडोर पंजाब के मोगा से जम्मू से थोड़ा आगे किशनपुर तक जाता है। जम्मू से भी आ गया है। लैंडस्लाइड्स, रॉकफॉल्स और भारी बर्फबारी अक्सर पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान पहुंचाकर स्टेट के एक बड़े हिस्से को अंधेरे में धकेल देती है। बिजली ना होने के कारण यहाँ पे कोई मतलब कारोबार, लोगों का जो मतलब रोजमर्रा की जरूरियात थी वो नहीं पूरी हो रही थी। काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका हमारा है, उसमें लाइट की प्रॉब्लम है बहुत आ रही है। लाइट की प्रॉब्लम ये है कि पूरे दिन में हमें 2 घंटे लाइट होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ बिजली नहीं होती है तो वो अमॉन्ग स्टूडेंट्स के अंदर होती है, या खासकर रात को पढ़ने का वक्त होता है तो उस वक्त बिजली नहीं होती है, तब उनको अंधेरे में बैठना पड़ता है और ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। स्टेट गवर्नमेंट कश्मीर को जगमगाने के लिए एक ऑल्टरनेट पावर कॉरिडोर बनाना चाहती है। नई पावर लाइन सरप्लस पावर सप्लाई वाले स्टेट पंजाब के जालंधर से शुरू होकर सांबा से जम्मू तक पहुंचेगी। वहां से ये ऊपर बॉर्डर पर रजौरी शहर से होती हुई पीर की गली पास से गुजरकर नए अमरगढ़ सब स्टेशन तक जाएगी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये नई लाइन मौजूदा लाइन से तकरीबन 4 गुना लंबी होगी और पहली सेंट्रल ग्रिड को कश्मीर से जोड़ेगी। ये नई प्रपोज्ड पावर लाइन नॉर्दर्न रीजन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग 29 या NRSS 29 सी लेवल से 240 मीटर ऊपर से शुरू होकर 3000 मीटर तक जाते हुए 2700 मीटर तक ऊंची उठेगी। पूरी होने के बाद ये ट्रांसमिशन लाइन नॉर्दर्न ग्रिड से 1000 मेगावाट पावर लाकर कश्मीर को दुगनी बिजली पहुंचाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर तक बिजली पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट के लिए 2 ही बिडर्स मिले। पहाड़ी इलाके में काम करना मुश्किल है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और ठंडी हवाएं काम करना नामुमकिन बना देती हैं। और सिक्योरिटी इश्यूज भी पॉलिटिकली वॉलेटाइल जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ देते हैं। आखिरकार ये काम मिला शेड्यूल से 12 महीने पहले प्रोजेक्ट पूरा करने का वादा करने वाली स्टरलाइट पावर को। कोई भी टफ चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहता,
कोई भी एड्रेस नहीं करना चाहता. नो वन वांट्स टू कनेक्ट कश्मीर टू द मेन लैंड, और वो भी 400 kV लाइन से ओवर द पीर पंजाल लेन. और ये वो कुछ मुश्किल चैलेंजेस थे जिसे हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमारे पास एक इकोनॉमिकल एनर्जी मार्केट नहीं होती. सिर्फ 6 साल पुरानी ये कंपनी शहरों और गांवों को पावर लाइन से जोड़ने का काम करती आ रही है. केबल्स और कंडक्टर्स बनाने के साथ ही वेस्ट में महाराष्ट्र और ईस्ट में असम में पावर लाइंस बिछाने का इसका एक्सपीरियंस बेशक इसकी मदद करेगा, लेकिन कश्मीर की जियोग्राफी इस नई कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. हमने खुद से सवाल किया कि क्या कोई तरीका है कि हम इस प्रोजेक्ट को आधे वक्त में करते. देखिए, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम 6 साल में बनाते. इनफैक्ट अगर 9 साल भी लगते ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. बट वेयर इज द फन इन दैट? तो हमने सोचा लेट्स टेक दिस प्रोजेक्ट, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज कि हमें कश्मीर के लोगों तक बिजली पहुंचानी है, और वो भी कम से कम वक्त में. कश्मीर तक के इस नए कॉरिडोर में होंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हेवी गेज कंडक्टर्स जो 12 पैरेलल लाइंस पर लगेंगे. 400 किलो वोल्ट का जबरदस्त चार्ज कैरी करने वाली ये ओवरहेड हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस 1000 से ज्यादा ऊंचे और भारी रीइंफोर्स्ड ट्रांसमिशन टावर्स पर लगाई जाएंगी. पहला फेज यानी जलंधर सांबा लाइन ज्यादातर प्लेन्स पर बनाई जा रही है, और टीम के लिए काम आसान होने के चलते ये सेक्शन रिकॉर्ड टाइम में शेड्यूल से 12 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है. लेकिन बाकी का 2/3 काम एक बड़ी चुनौती है. पीर पंजाल की इन ऊबड़ खाबड़ ढलानों पर बिछाई जानी है सांबा अमरगढ़ लाइन. देखिए, जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है तो पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन. लोकेशन डिसाइड होने के बाद हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में किस टाइप का टावर हो, वो भी इंजीनियरिंग कंसिडर करने के बाद. डिजाइन टीम को अब स्लोप्स के एलिवेशन, ऑल्टीट्यूड और स्नोफॉल पैटर्न के हिसाब से डिजाइन की मजबूती और टावर्स के वजन पर गौर करना होगा. तो हम बात कर रहे हैं सांबा टू अमरगढ़ के बारे में. इसमें 4 सेक्शंस हैं दैट वी हैव डिवाइडेड टू अखनूर एंड टू रजौरी एंड टू शोपियन एंड देन टू अमरगढ़, राइट? नाउ इन दीज 4 सेक्शंस ये वाला पोर्शन है नॉन हिली एंड विदाउट स्नो. ये वाला पोर्शन है हिली और विदाउट स्नो. ये पोर्शन है हिली प्लस स्नो, और ये है सेमी हिली और स्नो पार्ट, राइट? तो अब इस हिली एंड सेमी हिली एंड स्नो एरिया में हमें टावर्स ऐसे डिजाइन करने होंगे ताकि वी कैन क्लब दीज टू. टीम टोपोग्राफी और स्लोप्स के एंगल के हिसाब से 4 तरह के टावर्स इस्तेमाल कर रही है. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम विंड जोन को हायर लेवल पर लेकर चल रहे हैं. जैसे 39 मीटर पर सेकंड विंड स्पीड है इस पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन हम इसे 44 मीटर पर सेकंड मानकर चल रहे हैं. इसे हायर लेवल पर बढ़ाते हुए, साथ ही स्नो थिकनेस को देखते हुए हमने कंडक्टर के साथ साथ टावर मटेरियल की थिकनेस 16 mm रखी है, जबकि ये 10 से 12 mm होती है, तो इसे भी हायर साइड पर रखा है. तो ये टावर के सिस्मिक लोड को ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है, और क्योंकि ये पिन जॉइंट स्ट्रक्चर है तो सिस्मिक लोड ग्राउंड में इजीली ट्रांसफर हो जाता है. पूरी लाइन में हम 1000 से ज्यादा टावर्स को लगा रहे हैं थ्रू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज. उनमें से कुछ हैवी स्नो जोन में बन रहे हैं, कुछ मीडियम स्नो जोन में, तो कुछ नो स्नो जोन में. हैवी स्नो जोन में हम यूज कर रहे हैं ग्रेट सी मटेरियल एंड सम एक्स्ट्रा वेट, जिससे हमारा टावर डैमेज नहीं होगा माइनस टेम्परेचर में, और वो टावर खड़ा रहेगा हर हाल में. प्लान्स फाइनलाइज करने के लिए टीम बोर्ड रूम में मिलती है. पहाड़ों के ऑल्टीट्यूड और स्नो कंडीशंस से प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा रुकावटें आती हैं. स्टरलाइट पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रतीक अग्रवाल प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं. सो रिलायबिलिटी सिर्फ 35 साल के लिए नहीं बल्कि एटलीस्ट 50 साल तक ये लाइन जम्मू एंड कश्मीर और पूरे देश को सर्व कर सकती है. लेकिन अभी एक बड़ी मुसीबत से पार पाना बाकी है. कंसिडरिंग द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, मुझे लगता है मटेरियल मूवमेंट और टावर इरेक्शन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा. टीम मटेरियल को ऊपर पहाड़ों तक कैसे ले जाएगी? मटेरियल्स ले जाने के लिए खच्चर इस्तेमाल करने के ट्रेडिशनल तरीके धीमे और मुश्किल भरे हैं, और हर ट्रांसमिशन टावर का वजन 40 टन तक हो सकता है, जो 8 अड़ियल हाथियों को खड़ी चढ़ाई पर ले जाने जितना मुश्किल है. आपको जानकर हैरानी होगी कि 5000 खच्चर 24 घंटे इन हालात में लगाना बहुत ही मुश्किल था. तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते मैंने सोचा कि क्या किया जाए. मतलब लोगों की मटेरियल्स, जीप्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और उन एक्सकेवेटर्स की प्लानिंग करनी थी, लेकिन खच्चरों का क्या? कहीं कहीं सड़क ना होने के चलते जमीन का रास्ता काफी टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए इंजीनियर्स ने जवाब की तलाश में आसमान की ओर देखा. देखिए, शायद ये अब तक का मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है इस देश में.
एंड वी बिलीव कि अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और वो भी पहले से कम टाइम में जितना इसे एग्जीक्यूट करने में लगा था, तो हम इस देश में कोई भी प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम चाहते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करें ताकि इस प्रोजेक्ट को गिवन टाइम में पूरा कर सकें। और इसीलिए हम हेलीक्रेन भी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजीज देखने के बाद शायद इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की हमारी एम्बिशन में और वैल्यू ऐड होगी। स्टरलाइट पावर ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए एरिक्सन से एक हेलीक्रेन मंगाई। हेलीक्रेन या S-64 एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है जो 9000 किलो तक का वजन उठा लेता है। ये CH-54 तारहे वियतनाम वॉर हीरो है जिसे अर्ली 60s में सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट ने इन्वेंट किया था और फिर US आर्मी ने इस्तेमाल किया था। आज ये टेक्नोलॉजी खासकर सिविलियन यूज में आती है। एरिक्सन एयरक्रेन्स के पास S-64 की सबसे बड़ी फ्लीट है जिसे मेगा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लीज पर दिया जाता है। क्या ये हेलीक्रेन पीर पंजाल की ऊंचाइयों पर जीत दिला पाएगी? और क्या इससे सर्दियां शुरू होने से पहले NRSS-29 रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो पाएगा? हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है इन पहाड़ों में काम के सिर्फ 3 महीने होना, और इन 3 महीनों की वर्किंग विंडो में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कैसे करें। उसका सबसे अच्छा तरीका है टेक्नोलॉजी ऑफ एविएशन। तो इस आइडिया को लाना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगस्त। अब एक्शन शिफ्ट होता है पुंछ के पास बफलियाज में। यहाँ पे तेजी लग जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास है। ये है ऑपरेशंस बेस। टीम को उम्मीद है कि वो यहाँ से पीर पंजाल के पहाड़ों पर जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जबरदस्त है। जियोग्राफिकली ये इलाके की सबसे चौड़ी जगह है। यहाँ से सड़क नजदीक होने की वजह से पूरी स्टॉक इन्वेंट्री आसानी से लाई जा सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास होने से इस इलाके में इंडियन फोर्सेस की भारी मौजूदगी बेस को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देती है। टीम के सारे इक्विपमेंट यहाँ पर हैं। सीमेंट, सैंड और ग्रेवल जिनसे टावर की फाउंडेशंस बनाई जाएंगी, और तमाम तरह के मेटल स्टब्स जिन पर ट्रांसमिशन टावर खड़ा होगा। इस बीच दूर गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर एरिक्सन हेलीक्रेन आखिरकार शिप से उतर चुकी है। ये ऑस्ट्रेलिया से आई है। फ्लाइट इंजीनियर के मशीन चेक करने के बाद ये गुजरात से उड़ान भरती है और अब तैयार है कश्मीर जाने के लिए। लेकिन वहीं कश्मीर में काम अटक गया है। ऑपरेशन हेडक्वार्टर मुसीबत में घिर गया है। नर्व सेंटर के बंद होने से कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। कश्मीर को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। पीर पंजाल के पहाड़ों से पार पाने के लिए इस टीम ने हेलीक्रेन हायर की है, लेकिन इसके पहुंचने से कुछ ही दिन पहले मुसीबत धावा बोल देती है। कश्मीर में बिजली लाने की कोशिश में रुकावट आ गई है। पास ही बहती नदी में आई बाढ़ की वजह से ऑपरेशन हेडक्वार्टर में पानी भर गया है। बेस सेट करने में हुई महीने भर की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया है। क्रूज सुरक्षित है, लेकिन पूरा यार्ड तहस नहस हो गया है। कभी पार्किंग जोन रही जगह आज नदी बन गई है। टीम चीजों को बचाने की हर संभव कोशिश करती है। रहने की जगह अब रहने लायक नहीं बची है। ट्रायल रन पर आए B-3 हेलीकॉप्टर्स को फौरन वापस कश्मीर भेज दिया जाता है। क्रू कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हमारे लिए एक चैलेंज था इस यार्ड को अवेलेबल कराना एरिक्सन के लिए जुलाई तक, लेकिन बीच में बाढ़ आ गई तो पूरा यार्ड दोबारा बनाना पड़ा। लेकिन वक्त बीतता जा रहा है। टीम बाढ़ के हालात देखने के बाद बेस उसी जगह बनाने का फैसला करती है। हेलीक्रेन के पहुंचने से पहले ऑपरेशन हेडक्वार्टर को चालू करना था। टीम के सामने एक डेडलाइन है, इसलिए वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता।
सितंबर का पहला हफ्ता। सिर्फ 3 हफ्तों में यार्ड फिर से बना लिया गया है। टीम ने इनॉग्रेशन के लिए लोकल आर्मी कमांडर को इनवाइट किया है। अब ऑपरेशंस बेस हेलीक्रेन की पहली सॉर्टी का वेलकम करने के लिए तैयार है। ये हेलीक्रेन एक गजब की मशीन है। नाम है ओल्गा, रशियन में जिसके मायने हैं होली। देखने में ये स्लिम ग्रास हॉपर जैसी भले हो, पर लाइट वेट नहीं है। इसे ताकत देते हैं ट्विन हेवी लिफ्ट इंजन्स। और ये अकेली नहीं आई है। P3 हेलीकॉप्टर में इसके साथ आया है इसका सपोर्ट क्रू। ये पहली बार है जब इंडिया में किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक स्काई क्रेन इस्तेमाल की जा रही है, और टीम का मानना है कि पावर ट्रांसमिशन में ये गेम चेंजर साबित होगी। ओल्गा एक एक्सपीरियंस्ड वर्कहॉर्स है। इसके पास दुनिया भर में काम करने का 54 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और अब ये पीर पंजाल रेंज की क्वीन बनना चाहती है। ओल्गा बहुत ऊंचे दाम पर आई है। इसकी हर घंटे की लागत हजारों डॉलर्स है, लेकिन इसके काम के आगे इसका दाम जायज है। ये जम्मू कश्मीर में फाइनेंस्ड सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये काफी मुश्किल था। और इसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी और टेरेन का हमें सामना करना था, उसने इसे और मुश्किल बना दिया। ये स्काई क्रेन प्रोजेक्ट का ऐसा सीक्रेट है जिसकी मदद से ये टीम काम को डेडलाइन से पहले पूरा करेगी। एक दिन में एक आदमी के 40 किलो वजन उठाने के मुकाबले ये 9000 किलो तक का जबरदस्त भार उठा सकती है। हम यहाँ बैफलियास इंडिया में हैं, स्टरलाइट के एक पावर लाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, और हम अभी मूव कर रहे हैं स्टील, कंक्रीट एंड ग्रेवल टू द टावर साइट। स्काई क्रेन के साथ 10 लोगों का एक हाईली स्पेशलाइज्ड क्रू आया है। इसमें पायलट्स और इंजीनियर्स के साथ एक क्रू है जो ग्राउंड ऑपरेशंस मैनेज करती है। एरिक्सन क्रू काफी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना आसान नहीं रहने वाला। ग्राउंड टीम को हेलीक्रेन के साथ काम करना सीखकर जल्दी से सिस्टम्स को दुरुस्त करना होगा। हर लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त हेलीक्रेन का पावरफुल 6 ब्लेड का रोटर एक जबरदस्त आंधी पैदा करता है। इसलिए पानी छिड़ककर मिट्टी जमाए रखने के लिए टैंकर्स बुलाए गए हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बने रहना अहम है। रोटर का शोर कानों के पर्दे फाड़ सकता है, इसलिए सेफ्टी ऑफिसर पूरी जांच करता है कि हर एक ने सेफ्टी हेलमेट्स, गॉगल्स और ईयर प्रोटेक्शन गियर पहना हुआ है या नहीं। जब भी हम टावर इरेक्शन के लिए जाएंगे, जो आप ऊपर करते हो तो आपके ये जो दोनों सेफ्टी होते हैं, इसको प्रॉपर आप हुकअप करोगे, उसके बाद ही कोई काम करोगे। सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योर करोगे, ठीक है ना। अलग अलग तरह के लोड्स ले जाने के लिए एयर क्रेन में कई तरह के अटैचमेंट्स होते हैं। इससे सीमेंट, ग्रेवल और स्टील ले जाना आसान हो जाता है। यहाँ पर हम स्टील बंडल्स को स्काई क्रेन की मदद से उन लोकेशंस तक पहुँचाते हैं जो सड़क से दूर होते हैं। साइट ऑफिस में एक कन्वर्टेड कंटेनर के अंदर टीम हर सॉर्टी को ड्रॉप जोन के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और दिन के टेम्परेचर के हिसाब से सोच समझकर प्लान करती है। अब ये ओल्गा के लोड मास्टर का काम है कि वो पायलट और ग्राउंड क्रू के साथ कोऑर्डिनेट करे। ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा डेंसिटी ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है, और डेंसिटी ऑल्टीट्यूड के बढ़ने पर हमारी लिफ्ट कैपेसिटी घट जाती है, और इससे जो इंजन की अवेलेबल हॉर्स पावर है वो भी घट जाती है। तो जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, परेशानियां भी बढ़ती हैं। तो जैसे ही हम 7000 फीट से ऊपर जाते हैं तो हेलीक्रेन की परफॉर्मेंस और लिफ्ट घट जाती है। श्रीनगर, पीर की गली और ड्रॉप जोन में विंड और विजिबिलिटी चेक करने के लिए हर घंटे वेदर अपडेट्स लेना वेट की बंडलिंग के लिहाज से अहम है। आज यार्ड क्रू को तमाम मटेरियल 4 मेट्रिक टन से नीचे रखने को कहा गया है। 4000 पहले 7000 ले जाता है। दोपहर बाद मौसम खराब होने पर कैलकुलेशंस रिवाइज करनी होगी। सुबह की कड़ी मेहनत फिर से दोहराकर अगली सॉर्टी के लिए बंडल वेट रिकैलिब्रेट और रीमेजर करना होगा। स्टरलाइट पावर के प्रोजेक्ट मैनेजर निशांत गुप्ता जानते हैं कि मौसम या वजन में बदलाव को अनदेखा करना हेलीक्रेन पर सवार हर इंसान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
इस पहाड़ी इलाके को देखें तो हेली क्रेन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि वो इस इलाके में 6 मीट्रिक टन से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकता फ्रॉम 8000 टू 12,000 फीट। तो हमें अपना प्लान चेंज करना होगा, इरेक्शन टू मोर ऑफ बंडल शिफ्टिंग, या हमें करना पड़े मच ऑफ ड्राई मटेरियल शिफ्टिंग प्लस स्टील बंडल्स। तो हमने अपना पूरा सेटअप चेंज किया और जैसे हमारा टारगेट था 4500 मीट्रिक टन, और फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं 4200 मीट्रिक टन, और हो सकता है मुझसे ज़्यादा भी कर सकें। सितंबर का दूसरा यार वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसलिए हमें इसके ना 2 पार्ट बनाने पड़े, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा देखेंगे तो पिछली चीज़ें जो है ना वो हम भूल जाएंगे। तो इसलिए हमने इस ना वीडियो के 2 पार्ट बनाए। वैसे इंडिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कश्मीर तक, वहाँ तक इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम बात ये है कि एक प्रोजेक्ट कर रही है वो टीम जो मतलब 6 साल का एक्सपीरियंस है। उसने एक प्लान बना के, माइंडसेट बना के जिस तरह वो कर रही है ना, वो वाकई बहुत कमाल का है। इस तरह लग रहा है कि काफ़ी उनकी मतलब ना एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने दरमियान में कही है कि 4 कंडीशंस हैं, एक स्नो, हिली और सेमी स्नो और पूरी स्नो वाली, और एक पे स्नो नहीं होती। मतलब मुख्तलिफ 4 कैटेगरी के उन्होंने वो क्या कहते हैं पिलर बनाने, टावर बनाने। इसका मतलब ये है कि आपने बनाना है कि सेमी जो स्नो है उसमें आपने इस तरह का टावर बनाना है ताकि वो बर्फ़ कम, जो मतलब थोड़ी बर्फ़ पड़ती है उसको उसमें मेंटेन अपने आप को रखे। मतलब इस तरह का आपने मटेरियल लगाना है, आपने उस तरह का मटेरियल लगाना है कि वो इस तरह का काम मतलब एक अच्छे तरीके से करे। और साथ साथ दूसरी हिली में भी आपने इस तरह का निज़ाम बनाना है कि पहाड़ों में आपको एक प्रॉपर, एक अच्छे तरीके से आप उसमें काम भी करें, और अच्छे तरीके से अगर कोई मतलब आंधी तूफ़ान वगैरह भी आता है तो एक प्रॉपर निज़ाम के ज़रिए मतलब वो एक सेटलमेंट उसकी हो, एडजस्टमेंट हो उसकी, ताकि कोई परेशानी ना बने। और यार जिस तरह वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो पहले आपने देखा कि उन्होंने एक टावर बनाए, लेकिन वो अचानक एक क्या कहते हैं कि आफत टूट पड़ी और फिर उनका सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वो जैसे नदी टूट गई थी और पानी आ गया। उसके बाद यार उसके बाद देखें तो उन्होंने मतलब कहते हैं ना हिम्मत नहीं आ रही, और वो देखें कि दोबारा उन्होंने 2 या 3 हफ्तों में वही बना डाला, वही जगह ठीक कर दी। और सबसे इसमें मतलब इतनी मुश्किल जगह, मतलब इतना खौफनाक ही है कि मतलब एक जगह पे बर्फबारी हो रही है, एक जगह पर मतलब मुख्तलिफ कंडीशंस है ना, एक जगह पर बर्फबारी हो रही है, एक जगह पर आपने के है हिल वगैरह, पहाड़ वगैरह हैं, एक जगह पर बर्फबारी नहीं होती, एक जगह पर कुछ दिन बर्फबारी होती है, कुछ दिन नहीं होती। मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन में आपने जो प्लानिंग करनी है वो बड़ी कमाल की होगी। और सबसे क्रेडिट जाता है इंजीनियर को, बिल्कुल, जिस तरह टीम वर्क कर रही है। और यार उन्होंने मतलब सोचा कि इस तरह वाकई गधों पर तो ये काम नहीं हो सकता था, इस पर सालों लग जाते अगर गधों पर काम होता। वो कह रहे थे कि 4-5 हज़ार अगर इस गधे लाए जाएं तो फिर ये है, और रास्ता भी काफी मुश्किल है। ना मतलब इस तरह के मतलब मटेरियल इतना भारा है कि 8 हाथी हो, 8 हाथी, एक हाथी नहीं मान का होता मतलब इतनी, और उसके बराबर है। और उन्होंने ठीक है, उसके बाद एक ही निज़ाम बनता था, वो जो उन्होंने ट्रेन मंगवाई है वो बहुत कमाल की थी यार। और वो ट्रेन ही मतलब सॉरी ट्रेन मैं कह रहा हूँ, सॉरी मतलब जो जहाज तो ट्रेन आपने कहा रेक्सन, नहीं वो पहले देखा था ना यार, रेक्सन वाला ही हेली ट्रेन जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, हेली क्या कहते हैं यार जो उन्होंने जहाज मंगाया, हेली क्रेन अच्छा वो वाली मंगवाई है। और उसने देखे कि मतलब सालों का काम उसने
महीनों में किया है। दिनों में महीनों में कर लिया होगा। उन्होंने एक लिमिट दी हुई थी कि इस इतने साल लगेंगे इस और उससे भी पहले मतलब बना लिया। और जिस तरह मतलब टीम वर्क कर रही है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब आपने ये, मैं बार बार ना वाकई मुझे इंजीनियर पर आता है यार, माइंड सेट उनका देखें, मतलब इस तरह मुख्तलिफ 4 कैटेगरी हैं, 4 मतलब मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, उनमें उन्होंने काम करना और अलग अलग माइंड सेट लगा कर करना। ताकि कश्मीर से आगे भी उन्होंने ये जलंधर से ये स्टार्ट होगा मंसूबा और मुख्तलिफ शहर क्रॉस करके, मतलब शहर नहीं सूबे होंगे या इस तरह का उनका क्रॉस करके कश्मीर पे आएगा। मोदी साहब का यही मिशन है, जहाँ तक इंडिया है वहाँ तक जो है ना यार हमने मतलब रोशनी फैलानी है। हाँ, कश्मीर के लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी जब वहाँ पे तूफान या बर्फबारी होती है तो बिजली जो है ख़राब हो जाती है, वो अंधेरे में चले जाते हैं। तो मोदी साहब ने उनके लिए एक अलग प्लान बनाया, एक प्लानिंग बहुत अच्छी है कि मतलब हम मुख्तलिफ फिल्में भी देखी हैं हमने कि उधर फिल्मों में होता है कि मतलब उनके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मुख्तलिफ दौर विज़िट करते हैं शहरों का, मतलब उधर बिजली नहीं होती, वो उसके लिए इक़दाम करते हैं। इसी तरह जहाँ भी मीडिया में नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ी ये बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर को अगर वो ये प्रोजेक्ट करता है पूरा, तो जारी बात है कि अवाम के दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। क्योंकि यार एक बिजली आज के दौर में बिजली सबसे अहम है। हर चीज में आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखें आपको जरूरी है। कश्मीर के लोग जो वो कह रहे थे कि हमें बहुत मुश्किल होती है कारोबार पढ़ाई में बहुत मुश्किल बिल्कुल होती है। ये तो बात है। तो मोदी साहब ने ये जो फैसला किया ना प्रोजेक्ट का भी, ये बहुत अच्छा किया ताकि वहाँ की जो आवाम है ना उनका दिल जीत सके। उनकी मतलब आवाम देखें, मतलब सारी बात है, फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और साथ साथ यार देखें कि आपका ये अगर मंसूबा कामयाब होता है और मतलब पूरा निज़ाम बनता है तो आपकी टूरिज्म में भी मतलब दुगना आएगा। क्योंकि एक पहले तो आप नेचुरली ब्यूटी है उधर, और साथ लाइटिंग आर्टिफिशियल कह सकते हैं, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल हो जाए तो फिर और खूबसूरती बढ़ जाती है और टूरिज्म भी बहुत अरूज पर होगा और साथ साथ आपके मतलब इकॉनमी भी बहुत ऊपर जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह वीडियो तो खत्म करें। तो वीडियो इतनी थी। हमें तो डेवलपमेंट का जो ये प्रोजेक्ट था मोदी साहब का बहुत अच्छा लगा और इसके हमने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 भी बहुत जल्द बनाएंगे। मुझे सबसे पहले जो उनकी प्लानिंग है ना, माइंड सेट उन्होंने बनाया है और जिस तरह वो कैटेगरी में काम को डिवाइड करके कर रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वही आया है। तो वीडियो इतनी थी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।